नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये वो प्रस्तावना है जिस प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे सवाल इसके पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। सवाल ये उठता है कि ये प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। इन तमाम मुद्दों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या चीज़ है। जैसे कि आप सभी अगर किसी किताब को देखे होंगे और किताब के पहले पेज को जब आप खोलते हैं तो उस पर देखिएगा कि एक संपादकीय टिप्पणी लिखा होता है और उस संपादकीय टिप्पणी में लेखक यह बताना चाहता है कि इस किताब के अंदर कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। यानी वो छात्रों को यह इंडिकेट करना चाहता है कि हमने जो भी किताब लिखा है उस किताब के अंदर आपको आगे कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी। तो एक तरह से किताब के अंदर की चीज़ों का अवलोकन वह जो है अपनी संपादकीय टिप्पणी में करा देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने भी संविधान के सारे सार को, या यूँ कहे कि संविधान के सारे निचोड़ को एक जगह इकट्ठा किया और संपूर्ण संविधान की विशेषताओं को, उसके खूबियों को एक ही झलक में दिखाने का प्रयास किया। और जो बातें सबसे शुरुआत में दी गई उसी को हम कहते हैं प्रस्तावना। यानी हमारे संविधान के पहले पेज पर प्रस्तावना ही है और इस प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी या संविधान का दर्पण भी कहते हैं। इसी प्रस्तावना को हम संविधान का सारांश या संविधान का निचोड़ भी कहते हैं, क्योंकि संविधान पढ़ने वाले लोग अगर इस प्रस्तावना के बारे में अच्छे ढंग से जान जाएं तो फिर हम कहेंगे कि संविधान के बारे में बहुत चीज़ों की जानकारी उनको हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक छात्र को प्रस्तावना के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए और यह प्रस्तावना हम सभी भारतीयों को याद भी होना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि प्रस्तावना में कौन सी बातें लिखी गई हैं। यहाँ मैंने बोर्ड पर प्रस्तावना को पहले लिख दिया गया है ताकि समय की इसमें बचत हो सके, लेकिन हम प्रस्तावना को अगर याद कर लेते हैं तो इससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उसमें यही लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी गई हैं। अब प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उससे हमको किस टाइप से सवाल जो हैं पूछे जाएंगे और कैसे हम उसे अच्छे ढंग से याद कर लेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो पाएगा और आराम से प्रश्नों का हम उत्तर दे पाएंगे। तो आइए हम इस प्रस्तावना के बारे में जानें। देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना जो लिखा गया है, सबसे पहले हम इसी का अर्थ समझते हैं कि ये प्रस्तावना या इसको उद्देशिका जो नाम दिया गया है, ये उद्देशिका नाम यहाँ कैसे आया है। और चूंकि प्रश्न कई बार ये पूछा भी गया है कि उद्देशिका हम किसे कहते हैं, तो उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहा जाता है। उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहा जाता है। यहाँ देखें, ये उद्देशिका प्रस्तावना क्यों कहा जाता है, यानी कि उद्देशिका ये शब्द कहाँ से आ गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी तो उस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि भारतीय संविधान को हम सभी को मिलकर तैयार करना है और उसके लिए क्या क्या हम फार्मूला अपना सकते हैं जिससे भारत का संविधान एक बहुत बेहतर संविधान बन सके और इसी से हमारे देश की शासन व्यवस्था कायम हो सके। तो उन्होंने एक उद्देश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जिसे बाद में चलकर 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो जो उन्होंने उद्देश्य वहाँ प्रस्तुत किया गया उसी उद्देश्य से यहाँ पर उद्देशिका शब्द लिया गया है। यानी हम कहेंगे कि प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका भी कहते हैं या उद्देशिका को ही प्रस्तावना भी कहते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ से सवाल जो है किस टाइप से आगे और भी पूछे जाएंगे। प्रस्तावना में देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास किया है ताकि वहाँ पर आपका नज़र विशेष रूप से जा सके। यहाँ हम लिखें कि हम भारत के लोग, तो प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से की गई है। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से की गई है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के
लोग से की गई है, हम भारत के लोग से की गई है। और जब ऐसा लिखा गया है तो इसके पीछे भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का स्रोत किसे माना गया है, यानी भारतीय संविधान की मूल शक्तियां किनको दी गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को या संविधान को हम पूर्णतः कहेंगे कि किन लोगों ने अपनाया, भारत के लोगों ने अपनाया। इसीलिए भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। मुख्य केंद्र बिंदु में अगर देखा जाए तो सारा शक्ति जनता को ही दिया गया है। तो भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। अब देखिए प्रस्तावना से किस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा सवाल इससे बन सकता है। जैसे बहुत कुछ बातें प्रस्तावना को ही लेकर आता है कि प्रस्तावना को और भी किन नामों से हम जानते हैं। तो देखिए प्रस्तावना को हम कहते हैं संविधान की कुंजी, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर बना। उसके बाद संविधान में प्रस्तावना को ही एक और नाम दिया गया है, इसको हम दर्पण भी कहते हैं, इसको हम सारांश भी कहते हैं। भारतीय संविधान का सारांश प्रस्तावना को कहता है। इसको हम निचोड़ भी कह सकते हैं, इसको हम आदर्शों की झलक भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के आदर्शों की झलक किस में दिखाई पड़ती है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, प्रस्तावना। तो इसको कुंजी कहते हैं, दर्पण कहते हैं, सारांश कहते हैं, निचोड़ कहते हैं, आदर्शों की झलक कहते हैं, इसी को हम उद्देशिका कहते हैं, और याद रखेंगे इसी को हम भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो इतनी बातें प्रस्तावना को लेकर कही गई, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका जवाब आपको प्रस्तावना में ही जाएगा। भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहता है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का दर्पण या आईना किसको कहता है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का सारांश किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का निचोड़ किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के आदर्शों की झलक किसमें दिखाई पड़ती है, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं, उद्देशिका के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब थोड़ा देखिए कि इसको हम कैसे समझेंगे, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आखिर में इसको कुंजी क्यों कहा गया। तो मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई लेखक किसी किताब को लिखता है तो उसके पहले पेज पर वह अपनी किताब की संपूर्ण बातों का निचोड़ एक जगह रख देता है। वो ये बताना चाहता है कि आगे चलकर हमारी इस किताब के अंदर छात्रों आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी खूबियों को मैंने अपने पुस्तक में दिया है, उन सारी खूबियों का डिटेल वह शुरू में ही दे देता है। यानी वह एक तरह से पूरा सारांश दिखाता है कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट उसमें लिखा गया है कि इसमें भारतीय संविधान की तमाम विशेषताओं को हम एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किए हैं। तो अब मुझे बताइए कि आप भूगोल की उपेक्षाएं रखेंगे कि अंदर हमको भूगोल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी बातें होती है किताब के अंदर की वो संपादकीय टिप्पणी में शुरुआत में लिख दी जाती हैं। तो हम यहाँ पर कुंजी से इसका अभिप्राय किस प्रकार से लगाएंगे। जैसे संविधान को हम एक ताला मान लें, संविधान को हम एक ताला मान लें तो प्रस्तावना उसकी कुंजी है, क्योंकि यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आपको संविधान की बातें ही मालूम चल जाएगी कि संविधान में है क्या। इस तरह से इस कुंजी से आप पूरे संविधान को ही खोल लेते हैं, पूरे संविधान को खोलकर उसके बारे में जान सकते हैं कि संविधान में कौन सी बातें हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कुंजी, क्योंकि संविधान रूपी ताले को खोलने का काम, उसको अवलोकित करा देने का काम कौन करता है, प्रस्तावना कहता है। अब चूंकि इसको दर्पण क्यों कहते हैं, तो भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं वो साफ आईने की तरह दिखता है किसमें, प्रस्तावना में। आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप पूरी संविधान का निचोड़ पढ़ लिए, आप सब कुछ जान गए कि आगे आपको संविधान में क्या चीज़ें मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको दर्पण कहा गया है, क्योंकि इसमें साफ साफ संविधान का चेहरा बिल्कुल दिखाई देता है। उसके बाद देखिए सारांश, सारांश का मतलब ये हो गया कि संपूर्ण जो कहानी संविधान की है उस संपूर्ण कहानी का एक तरह से वहाँ पर छोटा रूप प्रस्तुत कर दिया गया है, उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है, कम शब्दों में ही बहुत कुछ बातों को बोला गया है, यानी गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। तो इसको हम संविधान का सारांश भी कहते हैं या संविधान का निचोड़ भी कहते हैं।
अब इस प्रस्तावना को हम आदर्शों की झलक कहते हैं। आदर्शों की झलक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन बातों को जानकर हमें बहुत कुछ बेहतर चीज़ें मालूम चलती है। इससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमको सीखने का मौका मिलता है। जैसे देखिए, आप सिंपल तरीके से देखें यहाँ पर क्या दे रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, आप इसमें देखिए कि कौन सा शब्द खराब है जिसको हम कहेंगे कि बेकार है, इसको हटा देना चाहिए। देश में यहाँ पर कल्पना की गई है कि समाजवादी एक राज्य की स्थापना करें, सभी लोगों में धर्म को लेकर स्वतंत्रता मिले, यानी कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष बन सके, लोकतंत्रात्मक बन सके। इसका मतलब है कि जनता का शासन स्थापित हो सके, सबकी भागीदारी शासन में हो सके। तो यहाँ पर जितनी भी बातें आपको दिखाएगी कि हमको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, व्यक्ति को सिर्फ जीना ही नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाना है, तो हम कहेंगे इसमें सारी वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो एक आदर्श व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हम इसको आदर्शों की झलक कहते हैं। और उद्देशिका तो इसको मैंने बता ही दिया कि उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, तो वहीं से ये शब्द लिया गया है। फिर देखिए, इसको आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा है ये। आत्मा इसलिए है क्योंकि इसी पर पूरा संविधान है। ये जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, और ये नहीं जान रहे तो कुछ नहीं जान रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक भारतीय होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपको कम से कम प्रस्तावना तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं वहां विधि का शासन स्थापित है, और विधि का शासन स्थापित है में जितने भी नियम हैं उन सारे नियमों को अगर हमको जानना है तो उसके लिए प्रस्तावना अगर जान जाते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिल जाता है। इसको संविधान की आत्मा कहता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आत्मा से रिलेटेड संविधान में एक और प्रश्न पूछा जाता है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी आत्मा कहते हैं, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, 32, जिसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों की चर्चा की गई है, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से होगी उसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आप जिस टाइप से ऑप्शन हो उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे कि कौन सी बातें दी गई है। जैसे मान लेते हैं कि आर्टिकल के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा इसमें से किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा सीधे। उसी तरह से पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा इसमें से किस पार्ट को कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है, तो जब भाग पूछेगा तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान के पार्ट 3 में की गई है, इसलिए वहां पर पार्ट 3 हो जाएगा। और ऐसे सीधे पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और ऑप्शन में मौलिक अधिकार भी नहीं हो, आर्टिकल 32 भी नहीं हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी नहीं लिखा हुआ हो, लेकिन प्रस्तावना आपको दिख रहा हो, तो वहां पर आपको आंसर क्या भरना है, प्रस्तावना ही देकर आना है। तो ये तो सारी बातें, इतनी सारी चीजें केवल हम प्रस्तावना को ही कहते हैं। अब देखें, प्रस्तावना शुरू से ही थोड़ा सा विवादों में रहा है। कुछ लोगों ने इसको भारतीय संविधान का अंग माना और किसी ने इसको भारतीय संविधान का अंग नहीं माना। जैसे कि अगर लेसन की हम बात करें तो लेसन की शुरुआत तो भारतीय संविधान में 1 से हुई है, 1, 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़े हैं, लेकिन प्रस्तावना को लेकर तो कोई लेसन नहीं है। ये तो स्टार्टिंग के पेज में हम कहेंगे एक प्रकार का संपादकीय टिप्पणी है जो बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बेहतर मिलने वाली हैं। तो क्या उसको भी हम संविधान का एक अंग माने या नहीं माने, इसको लेकर कई बार विवाद हुआ। आइए हम जानते हैं हर एक विवाद के बारे में कि किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले जो है देखिए क्या हुआ, 1957 में मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रस्तावना को किसी भी हालत में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही न्यायालय उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन आगे चलकर 1960 में एक और जो है केस हुआ, और वो केस कौन सा था, बेरुवाड़ी यूनियनवाद, जो 1960 में हुआ था। और बेरुवाड़ी यूनियनवाद में ये कहा गया कि जहां भी संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करता है। यानी जहां भी आपको संविधान में कुछ आपको ऐसा डाउट दिख रहा हो, जहां पे आपको लग रहा हो कि शायद कन्फ्यूजन है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्रस्तावना को समझ करके संविधान के संदिग्ध भाग को समझ सकते हैं।
तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि इसी बेरूबाड़ी यूनियनवाद ने बाद में इसे संविधान का अंग नहीं माना। उसने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और चूंकि अंग नहीं है इसीलिए विधायिका को इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप संशोधन तभी कर सकते हैं जब वो संविधान का अंग हो, लेकिन ये संविधान का अंग नहीं है। आगे चलकर प्रस्तावना को एक मजबूत शक्ति तब मिलती है जब प्रस्तावना को 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी हम कहेंगे सफलता यहाँ पर प्रस्तावना को मिली, और यहीं से प्रस्तावना को मजबूती मिला जिस मजबूती को उसकी ज़रूरत थी। साफ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद केस में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर इसी केस में यह भी डिसीजन किया गया कि यहां पर किसी भी हालत में विधायिका वैसा संशोधन नहीं करेगी जिससे प्रस्तावना के अधिकार सीमित होते हों, यानी नकारात्मक संशोधन नहीं करना है। हमेशा प्रस्तावना में वैसा ही संशोधन हो सकता है जिससे प्रस्तावना को मजबूती मिलता हो, उसका विस्तार मिलता हो, उसको स्वतंत्रता मिलती हो। किसी भी हालत में प्रस्तावना को समेटने का प्रयास नहीं करना है, उसके मूल ढांचे पर आघात करने का प्रयास नहीं करना है। तो एक बहुत बड़ी जीत केशवानंद भारती केस में हम कहेंगे प्रस्तावना को मिली, और यही केशवानंद भारती अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है मरे हैं, आप सुने होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में केस में यह कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट हुआ था। मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि विधायिका को अब इसमें संशोधन करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन वैसा कोई भी संशोधन नहीं करना है जिससे प्रस्तावना के अधिकार सीमित हो रहे हो, संकुचित हो रहे हो, या हम कहेंगे कि नकारात्मक संशोधन नहीं करना है। हमेशा सकारात्मक संशोधन होना चाहिए, ऐसा संशोधन जिससे प्रस्तावना को और मजबूती मिलता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। ये किस केस में दिया गया था? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यहाँ से ही प्रस्तावना को बल मिला, और क्या मिला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का एक अंग है। और अब स्पष्ट हो गया कि जब अंग है तो इसमें विधायिका संशोधन करेगी, बट नकारात्मक संशोधन नहीं करना है। तो ये एकदम चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए 1973 में जब ये निर्णय आ गया कि विधायिका को यह अधिकार है कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, उसके मजबूती के लिए, उसका विस्तारीकरण करने के लिए, उसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, तो इसी को ध्यान में रखकर प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, सिर्फ एक बार। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है? तो उसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। और इसी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो बातें प्रस्तावना में जोड़ी गई थी, उसमें 3 बातों को जोड़ा गया था। 3 बातें कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो उसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और साथ ही साथ एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सी बातें जोड़ी गई थी, तो हम कहेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक बात कौन सा जोड़ा गया था? राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इन तीनों ही शब्दों के अगर अर्थ को आप देखेंगे तो इसमें नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखेगी। समाजवादी का मतलब ये हो गया कि समाज के सभी वर्गों के लोग एक समान रहें, अच्छी चीज़ें हैं, ये तो बहुत बेहतर चीज़ें हैं, आदर्श हम कहेंगे इसमें दिखाई दे रहा है। पंथ निरपेक्ष, पहले था धर्म निरपेक्ष देश, लेकिन बाद में इसमें पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, यानी इसमें यह कह दिया गया कि एक धर्म के अंदर रहकर भी आप अलग अलग पंथों को मान सकते हैं,
उसके लिए भी भारत में छूट दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी एक धार्मिक चीज़ों को मान रहे हैं तो उसी को मानते रहिए। आप एक धार्मिक चीज़ों के अंदर भी अलग अलग पंथ है तो अलग अलग पंथों को भी अपना सकते हैं। सिंपल तरीका में से देखें आप, जैसे कि अभी आप सुनते होंगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को पूजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को पूजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर को पूजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग समाज में मिलेंगे जो गुरु को पूजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो शिव चर्चा पर विशेष ध्यान देते हैं। तो अलग अलग पंथ को मानने की छूट हमारे संविधान में दे दी गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने वाला यहां पर कोई भी काम करना है, देश को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके, अखंड भारत की संकल्पना जो की गई है वो अखंड भारत रह सके, ऐसा प्रयास हम सभी को करना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यही 3 बातें आपको जोड़ी गई थी, यही 3 बातें जोड़ी गई थी। तो इतना सारा पॉइंट अगर प्रस्तावना को लेकर आप याद रखते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।